नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लोक शक्ति वेब यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो स्पेशल सेशन रहेगा वो रहेगा भारत की तट रेखा के बारे में, है ना। तो हम शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है भारत की तट रेखा। तट रेखा यानी कि जो कोस्ट लाइन, जहाँ पे समुद्री सीमा लगती है भारत में, वो कितनी सीमा है और इसमें क्या क्या अभी चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले जो भारत की जो तटीय सीमा है वो 7,516 किलोमीटर के आसपास थी, है ना। पहले 7,516 किलोमीटर के आसपास। फिर अप्रैल 2025 में तत्कालीन गवर्नमेंट ने इस तट रेखा के मापन की जो विधि थी, है ना, जो मापन की जो विधि थी उसमें क्या किया, उसमें परिवर्तन किया। और उस परिवर्तन के बाद अभी जो वर्तमान में भारत की जो तट रेखा है, जो नया आंकलन है वो है 11,098.81 किलोमीटर। यानी कि अब भारत की तट रेखा कितनी हो गई, 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है। तो अब हमारी ये जो 11,098.81 किलोमीटर तट रेखा है, सबसे पहले तो ये कितने राज्यों से लगती है? ये लगती है कुल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। 13 राज्य प्लस यूटी, जिनमें से 9 तो क्या है, राज्य हैं, और 4 क्या है, यूटी है। इन 4 यूटी में से भी 2 तो मुख्य स्थल सीमा से लगे हुए यूटी हैं और 2 हैं जो द्वीपीय यूटी है ना, द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश। तो जो ये अब हम देख लेते हैं कौन कौन से वो क्षेत्र हैं। तो ये जैसे भारत का मैप दिख रहा है, इसमें जो 9 राज्य हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है गुजरात। 9 राज्य कौन से में? सबसे पहला है गुजरात। और सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है तट रेखा की वो किस लगती है? वो भी लगती है गुजरात से। ठीक है। फिर एक राज्य है वो है महाराष्ट्र। उसके बाद है गोवा, यहाँ पे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, है ना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये तो हो गए 9 राज्य। उसके अलावा यहाँ पे द्वीप है वो है लक्षद्वीप, और यहाँ पे ये अंडमान निकोबार। उसके अलावा यहाँ पे दमन और दीव यूटी है, और नीचे यहाँ पे पुडुचेरी। कौन सा? पुडुचेरी। तो कुल मिला के कितने राज्य हो गए? 9। यूटी कितने हो गए? 4। अब इनका जो मापन है ना, इनका जो मापन है टोटल कितनी बताई? 11,098.81 किलोमीटर। इनमें से लगभग 3,228.30 किलोमीटर जो है वो हो गई द्वीपीय क्षेत्र की। तो द्वीप क्षेत्र देखे 4 उनके। और उसके अलावा 7,870.51 किलोमीटर है वो हो गई मुख्य जलीय सीमा। ठीक है। और इससे पहले जो सीमांकन था उसमें कितनी थी? 7,516.7 के आसपास थी। इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है 48% के आसपास का हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो एग्जाम में कभी प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो पुराना मापन था और जो नया मापन है उसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना है? वो है 48% का। द्वीपीय क्षेत्र कितना है टोटल? 3,228.30 किलोमीटर। और जो मुख्य जलीय सीमा है वो है 7,870.51 किलोमीटर। ठीक है। अब अपन इसी टॉपिक के अंदर जिस विषय पर जो मुख्य विस्तार से जो चर्चा करेंगे वो है कि हमारी जो तटीय रेखा के जो सीमांकन में जो बदलाव आया है, उसके निहितार्थ क्या क्या है ना, उनके बारे में हम एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो
तो इसको हमने कुल 4 बिंदुओं में बांटा है ना। अध्ययन की दृष्टि से इसको हमने कुल 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि ये जो नया मापन आया है, नया मापन है, इसमें जो भारत के सभी मंत्रालय हैं, है ना, जो जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय हैं या फिर जो जो व्यक्ति उस पद पर बैठे हैं और जो जो सेवक या सिविल सेवक वहाँ पे हैं, उन सभी से क्या ली गई है, राय ली गई है। इनमें कौन कौन से मंत्रालय शामिल हो सकते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, है ना, जलयान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पीएमओ उसके अंदर है ही, है ना। उसके अलावा सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अलावा एनएचओ, जो ये जो सर्वे है ना, ये जो मापन है, ये एनएचओ हो गया, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, उसके साथ सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर ये जो मापन की नई विधि है वो इजाद की है। ठीक है, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस। ठीक है, ये जो सभी मंत्रालय हैं इनकी क्या ली गई है, राय और मशवरा लिया गया है, पहला पॉइंट। तो ये इसके निहितार्थ हो गए। क्या हो गए, निहितार्थ। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट इससे निकल के आता है वो आता है, ये जो मापन हुआ है वो यूएन क्लॉज, यूएन की एक संस्था है यूएन क्लॉज, उसका एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, यानी जो समुद्र के जो नियम है ना, कौन सा क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा, कौन सा क्षेत्र किसके अंतर्गत नहीं आएगा, कहाँ खनिज पाए जाएंगे, क्या पे क्या होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये जो मापन है ये उन्हीं नियमों के क्या हुआ है, अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम की इसमें क्या नहीं की गई है, अवहेलना नहीं की गई है ना। वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ही इन नियमों को क्या किया गया है, नापा गया है। ठीक है, उसके अलावा हम देखें तो भारत को, जैसे भारत की जो समुद्री सुरक्षा है, भारत की क्या है, समुद्री सुरक्षा है, उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि कोई क्षेत्र, जैसे मान लीजिए पहले उस क्षेत्र का मापन इस लाइन के अकॉर्डिंग करते थे, अब उस क्षेत्र का मापन उस लाइन के अंदर आने वाले, मान लीजिए यहाँ पे कोई झील आ रही हो या फिर कोई लेगून झील हो, उसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है। तो अब जो सुरक्षा होगी, जो सुरक्षा का जो मापन होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, है ना। सुरक्षा का मापन होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। है ना, तो जो भी अपन नेशनल सिक्योरिटी कर रहे हैं, जो भी नेशनल सिक्योरिटी कर रहे हैं वो इसी के अकॉर्डिंग होगी, है ना। उसके अलावा इसी सुरक्षा में जैसे हम देखते हैं कि भारत के जो आसपास के दो देश हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, उन सभी को, यानी आसपास के जो देश हैं उनकी भी अपनी एक समुद्री सीमा होगी। अगर भारत के पास एक निश्चित समुद्री सीमा है जिसका आकलन भारत को है ना, जिसकी एग्जैक्ट स्थिति भारत को पता है, तो भारत अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है, अच्छे मापदंड तैयार कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक पॉइंट और है, वो है भारत की आर्थिक सुरक्षा। वो है भारत की आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा कह लीजिए या इसको कह लीजिए आर्थिक फायदा, है ना। भारत की आर्थिक सुरक्षा या आर्थिक फायदा। अगर हमको तट रेखा का सही आकलन है, हमें पता है कि कौन सा क्षेत्र हमारी जलीय सीमा में आता है, तो हम उससे जो भी खनिज या जो भी हमें उसका आर्थिक लाभ उठाना है वो हम क्या कर सकेंगे, सही से उठा पाएंगे।
क्या कर सकेंगे, सही से उठा पाएंगे, है ना। ये हो गया 5वां पॉइंट। क्या कर सकेंगे, कोई भी जो फायदा होगा खनिज या आर्थिक लाभ, उसको क्या अपन क्या कर सकेंगे, सही से उसका उपयोग कर पाएंगे, है ना। तो ये हमारे हो गए निहितार्थ। निहितार्थ यानी हो गए उसके जो रिजल्ट्स होंगे, जो भी रिजल्ट्स हैं किसके, तटरेखा में परिवर्तन के, तटरेखा में परिवर्तन के जो जो निहितार्थ हैं वो हमने आज की वीडियो में डिस्कस की। उम्मीद है ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।